अंतर्गत मान्यता दी जाती है। मान्यता दिए जाने के पहले प्रबंध तंत्र द्वारा इस आशय की अंडरटेकिंग दी जाती है कि वे शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के वेतन एवं अन्य मदों पर आने वाले व्यय का वहन स्वयं निजी स्रोतों से करेंगे। अतः वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के वेतन भुगतान का दायित्व मूल रूप से प्रबंध तंत्र का बनता है, क्योंकि यह विद्यालय राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय नहीं है और न ही इन विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय दिए। अध्यक्ष जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए, मेरा उत्तर दिला दो। पढ़ा हुआ मान लिया जाए। आप मूल सवाल कर लीजिए। सवाल दो सवाल है। माननीय मंत्री जी से मैं तीसरा सवाल नहीं करूंगा, हमारे और साथी करेंगे। सिर्फ मेरे इन दो सवालों का माननीय मंत्री जी सीधा उत्तर दे दें, कोई उस पर लाग लपेट नहीं। मेरा पहला सवाल मैं फिर पढ़ दे रहा हूं, माननीय मंत्री जी सुन लें कि समान काम समान वेतन के आधार पर उनका मानदेय सरकार बढ़ाएगी अथवा नहीं, अथवा विनियमितीकरण करेगी या नहीं। दूसरा सवाल है, 2 सितंबर 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त विहीन विद्यालयों को वरिष्ठता के आधार पर अनुदानित सूची में लाने का निर्देश दिया था, तो क्या सरकार इस निर्देश के पालन में करेगी या नहीं? और शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और संवैधानिक जिम्मेदारी शासन की बनती भी है। 1986 के बाद निश्चित रूप से वित्त विहीन रूप में एक ये प्रावधान लाया गया और वित्त विहीन विद्यालयों को अनुमति देने का काम किया गया। इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 19,260 विद्यालय इस तरह के कार्यरत हैं और वित्त विहीन शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारी और शिक्षक सभी हड़ताल पर हैं। पिछले दिनों लंबी हड़ताल पर उन्होंने इस बात की असमानता को देखते हुए ये बात की मांग रखी है, समान वेतन उन्हें देने का काम किया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब 2009 में इस बात का निर्देश जारी करने की बात की हो कि किस तरह से इन तमाम विद्यालयों को जो वित्त विहीन है वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अनुदानित सूची में लाने का काम किया जाए। मेरा केवल ये आशय आपके माध्यम से मान्य हमारे जो साथी विधायक हैं ललई जी का माननीय मंत्री जी से केवल इस बात के साथ है कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार ने पहले भी शिक्षा के बजट को और ज्यादा पिछले दिनों से कम किया है, तो क्या इन अनुदानित सूची में लाने का काम करेगी? ये तो आपने पहले शर्त रखी थी, या तो फिर हम शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं देना चाहते, और देने के लिए अगर हमने ये बात की है माननीय अध्यक्ष को मान्यता आप और वो जिम्मेदारी शासन की भी समय थी कि शासन अपने आप नहीं विद्यालय और अपने बच्चों को पढ़ाना था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है तो निश्चित रूप से उन तमाम चीजों को आकलन करने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश आया है। तो क्या सरकार ने अगर अभी तक नहीं तो क्या भविष्य में इस पर विचार करेगी? माननीय मंत्री। गर्ग साहब तो बहुत पुराने हैं और मंत्री भी रहे माननीय, और वो हमारे जो जिन माननीय सदस्य महोदय का प्रश्न है वो भी मान्यवर सरकार में रहे। मान्यवर जब ये उधर बैठते हैं तभी ने ये सब बातें याद रहती। और खन्ना जी जब यहां बैठते थे उस समय की बातें इन्हें याद हैं कि नहीं? हम तो 80 के दशक में आए थे पहली बार, और उस वक्त से लेकर अब तक बहुत कुछ याद है। माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने इस बात का उत्तर दिया है माननीय, जो नियमों में व्यवस्था है मान्यवर कि हम वित्त विहीन को मान्यता कब देंगे मान्यवर, उसका उल्लेख भी माननीय मंत्री जी ने कर दिया। अब ये जबरदस्ती हर बात के लिए यहां कराना चाहते हैं, उधर जब बैठते हैं तो
इन्हें सब बातें याद रहती, किताब याद रहती है, सब कुछ याद रहता है, और जब इधर रहते हैं तब ये भूल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जहां तक शिक्षा के बजट का सवाल है, शिक्षा के बजट को कम नहीं किया। आप देख लें, आज बेसिक शिक्षा के ऊपर मान्यवर 60,000 करोड़ रुपए, लगभग 12-13% हम खर्च कर रहे हैं। और लगातार कोशिश मान्यवर इस बात की है कि शिक्षा में सुधार हो। मान्यवर इसमें मान्यवर इस प्रकार की अभी कोई सरकार के उसमें व्यवस्था नहीं है कि हम वित्त विहीन को किसी प्रकार का मान्यवर मान दें। स्पष्ट रूप से ये बात आ चुकी, 2 बार आ चुकी मान्यवर। अब बार बार उसी चीज को रिपीट करना मान्यवर मैं समझता हूं उचित नहीं है। हमने जो स्थिति थी मान्यवर उसकी जानकारी दे दी। प्रश्न संख्या 2 माननीय श्याम सुंदर शर्मा जी हैं? उठाया था। माननीय शर्मा जी नहीं है? मैं हाथ उठा, प्रथम प्रश्न अब तो इस पर सरकार ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रख दिया, तो इस पर सवाल क्या? नहीं तो हम लोग भी समझ में आएगा तब तो, नहीं तो उठा जाएगा। नहीं, सरकार का अपना दृष्टिकोण, रखा है, सरकार तो अपना उत्तर दे दिया, हम लोग उसी पर फुल के नहीं करना चाहिए। सरकार ने पूरा अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया, अब क्या पूछना? हम ये पूछना चाहते हैं कि वित्तविहीन विद्यालय पूरा का पूरा मान्यता से लेकर पाठ्यक्रम से लेकर के सब कुछ सरकार के अधीन रहते हैं, पूरी व्यवस्था। और सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि अब फीस का निर्धारण सरकार करेगी वित्तविहीन विद्यालयों का। जब आप फीस का निर्धारण भी कर रहे हैं और वित्तविहीन विद्यालय सब सरकार के मानक के आधार पर मान्यता पूरा करते हैं, फुलफिल करता पूरी कंडीशन को, और फिर से निर्धारण भी सरकारें करने जा रही है। और आज मान्यवर अगर वित्तविहीन विद्यालय न रहे कि जो छात्र संख्या बढ़ती जा रही है, पढ़ नहीं पाएंगे सर। अगर राजकीय विद्यालय के भरोसे हम लोग रहेंगे तो राजकीय विद्यालय इतने हैं नहीं, एक जिले में 2 ठे 1 ठे हैं, और जहाँ 2-2 लाख 3-3 4-4 लाख लड़के जनपदों में जा रहे हैं। ये तो वित्तविहीन विद्यालय ऐसे है कि जो आज छात्रों को खपत कर ले रहे हैं, वो हाई स्कूल इंटर BA की शिक्षा ले रहे हैं। अगर न रहते वित्तविहीन विद्यालय, सवाल क्या है? सवाल नहीं, सवाल कर रहा हूँ। इसमें लगभग 60-70% हमारे माननीय विधायक भी शिक्षा के हित में अपने विद्यालय चला रहे हैं, जिनका वित्तविहीन विद्यालय चल रहे हैं। और उन विद्यालयों के टीचरों की हालत है, वह मनरेगा से भी बुरी हालत लेबरों से है उनकी। वो अपने उस संसाधन से 2,000-2,500 आपका सवाल नहीं है। PhD तक उनका एक उदाहरण जिसमें इनको हो सकता है दिल पिघल जाए उन टीचरों की बात अगर बताया जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मानवता हो कि थोड़ा उनकी तकलीफ कहा जाएगा, तो सरकार तमाम परिवर्तन कर रही है, अध्यादेश ला रही, कानून बना रही है। और वित्तविहीन वालों को भी आपने संरक्षित कर दिया, कोई संसाधन भी नहीं दे रहे हैं, क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, वो भी आपने बंद कर दिया। तो प्रश्न छात्रों के खाते, माननीय राजभर जी, अभी आपने प्रश्न नहीं किया। हाँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस चीज का मैंने चित्रण किया है, ऐसे विद्यालय जो कई हजार है, कई लाखों में टीचर है, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए, जैसे आपने कहा कि सरकार नहीं विचार करेगी, वित्तीय हालत बड़ी खराब है, बड़ा बजट भी किया हो, बस इतने जानना चाहता हूँ कि वित्तविहीन विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए उसमें जो देखिए हम लोग मांग कर रहे हैं, आपने इनकार कर दिया, हमने कह दिया कि नहीं दूंगा। क्या माननीय मंत्री जी, मानवीय आधार पर आज जहाँ 50,000 5 लाख टीचर हैं, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए वित्तविहीन विद्यालय को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि और छात्रों की पढ़ाई उचित ढंग से हो सके, फिर जैसा बल दे रहा हूं उस पर कि मानदेय देने पर विचार करेंगे। पिछली सरकार ने कुछ दिया था, कुछ दिन तक मानदेय अध्यापकों को मिला था, तो इस पर अगर हम लोग मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई विचार नहीं। मानवीय आधार पर अगर आप हैं तो इसको कह दें कि हम मानदेय देंगे ऐसे शिक्षकों को जो दुर्दशा में है। और पूरा वित्तविहीन विद्यालय ही आज छात्रों की संख्या खपत करके पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, विद्यालय के आधार पर कुछ नहीं होता। वैसे इसका उत्तर वो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत ही सम्मानित हैं और सदन की पीठ पे भी रहे मान्यवर। वित्तविहीन का मान्यवर नाम ही वित्तविहीन है। और जहां तक मान्यवर फीस का सवाल है, जहां तक फीस का सवाल है कि ये पूरे सदन में इसके ऊपर कई बार चर्चा हुई कि फीस जो है वो रेगुलेट जरूर होनी चाहिए, अधिकतम फीस की सीमा जरूर होना चाहिए मान्यवर। और ये आज से ये प्रकरण नहीं चला रहा है मान्यवर, इस हाउस में पिछले हम 30 वर्षों से तो हम देख रहे हैं
कि इसको रेगुलेट होना चाहिए। जो फीस विद्यालय लोग ज्यादा लेते हैं उसको किसी न किसी रूप में पाबंदी उसके ऊपर होना चाहिए कि अधिकतम फीस इससे ज्यादा न हो किसी उसमें। इसमें मानव गलत नहीं है, वो शोषण के खिलाफ कि किसी तरीके से लोगों को शोषण न हो मानव, इसलिए कोई अधिकतम सीमा हो, वो तो अपने आप में सही है। लेकिन मान्यवर, मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं, स्पष्ट रूप से सरकार ने इस बात में बता भी दिया है कि ये नहीं है स्थिति, और जो ये सही है कि वित्त विहीन विद्यालय काफी कुछ शिक्षण कार्य में सहयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है मान्यवर। माननीय सदस्य की जो वो है बिल्कुल सही, लेकिन फिलहाल हमारी ये स्थिति नहीं है अभी कि इसके ऊपर हम आगे कोई उनको सहायता